बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा विवाद। और रुख करेंगे लखनऊ की एक बड़ी खबर पे इस दिनों जो चर्चा का विषय बनी हुई है। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, शिया धर्म गुरु कल्बे जवाद और यूपी के कद्दावर मंत्री आजम खान के बीच नाक की लड़ाई का अखाड़ा बन गया है। पिछले कई दिनों से भूल भुलैया और इमामबाड़े समेत तमाम ऐतिहासिक इमारतों पर ताला जड़ दिया गया। कल शाम शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद को उनके समर्थकों समेत गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि देर रात उनको छोड़ दिया गया था। अपनी गिरफ्तारी के वक्त जवाद ने अखिलेश सरकार और कैबिनेट मंत्री आजम खान पर जमकर हमला बोला। पिछले कई दिनों से शिया वक्फ बोर्ड को लेकर चल रहा बवाल सोमवार को शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद की गिरफ्तारी तक जा पहुंचा। जवाद ने यूं तो रविवार को ही गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन गिरफ्तारी के लिए उनके समर्थकों की तादाद के मुताबिक कम बसें लेकर पहुंचा, लिहाजा जवाद ने गिरफ्तारी नहीं दी। सोमवार को प्रशासन करीब 100 बसें लेकर पहुंचा, तब जाकर जवाद गिरफ्तारी के लिए तैयार हुए। उनके साथ बड़ी तादाद में उनके समर्थक भी थे। गिरफ्तारी के बाद जवाद ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश सरकार हमें बिल्कुल नहीं सुन रही है, बिल्कुल कानों में तेल डाले हुए है। सिर्फ वो लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं पूरे यूपी को। ना मुसलमानों की फिक्र है उनको, ना हिंदुओं की फिक्र है। बस सिर्फ इस वक्त करप्शन है उनके यहाँ और सिर्फ लूटमार मची हुई है, क्योंकि उनको यकीन है कि 17 के बाद दोबारा वो आने वाले नहीं। कल्बे जवाद और उनके समर्थक पिछले कई दिनों से भूल भुलैया और इमामबाड़े जैसी ऐतिहासिक इमारतों पर ताला डालकर आंदोलन कर रहे थे। उनके सीधे निशाने पर थे यूपी के कद्दावर कैबिनेट मंत्री आजम खान। जवाद का आरोप है कि आजम खान शिया वक्फ बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन वसीम रिजवी के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और दौलत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दरअसल वसीम रिजवी से पहले जवाद के रिश्तेदार ही बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे और एक तरह से वक्फ बोर्ड पर जवाद गुट का वर्चस्व था। अब जवाद का आरोप है कि वसीम रिजवी को गलत ढंग से चेयरमैन बनाया गया है। वक्फ बोर्ड में भी उन्होंने जो एक चेयरमैन बनाया है, जिसके लिए CBCID ने 6 FIR कर रखी, जिसके लिए वारंट है, जिसको बिल्कुल बेईमानी से और धांधली से बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट पे अपना वकील नहीं खड़ा किया गवर्नमेंट ने, उसमें वो उसके स्टे हो गया। इसकी वजह से वो उसको चेयरमैन बना दिया गया। चेयरमैन भी वो इस्तीफा दे चुका था, चेयरमैनशिप से इस्तीफा देने के बाद उसको बनाया तो बिल्कुल इल्लीगल। कल्बे जवाद के आरोपों पर वसीम रिजवी के तेवर भी हमलावर हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि आंदोलन की आड़ में अराजकता फैला रहे लोगों से सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। देखिए, मैं तो बिल्कुल हुकूमत से भी और जिला इंतजामिया से भी बिल्कुल कार्रवाई की मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को तत्काल, जो इनकी असली जगह है जेल, वहां भेजना चाहिए। माहौल को खराब नहीं होने देना चाहिए। आम लोगों को जो लोग परेशान कर रहे हैं, शहर के माहौल को खराब कर रहे हैं, उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। कल्बे जवाद और आजम खान के बीच के इस झगड़े को सुलझाने में सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक है तो दूसरी ओर सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये झगड़ा कहां तक पहुंचता है और इसका हल कैसे निकलता है। शलम मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। और यही है इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा। और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। शिया वक्फ बोर्ड से जुड़ रहे हैं अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी साहब, अंजुम मिनहाज रसूल के अध्यक्ष सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब और कनाती मस्जिद के शाही इमाम सैयद मोहम्मद कासिम साहब। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल सबसे पहले रिजवी साहब आपसे है। आप दोनों, जवाद साहब और आप तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी आप क्यों दोनों लोग आपने आमने सामने हैं? क्यों तलवारें आपने खींच रखी हैं? आखिर इतना बड़ा मस्जिद इस मुद्दे को क्यों बनाया आपने? रिजवी साहब जी, देखिए, ऐसा है कि दोस्ती अपनी जगह थी और जो वक्फ बोर्ड के काम है वो अपनी जगह है। हमारे पास शिकायत आई थी आज से 2 साल पहले मौलाना कल्बे जवाद साहब के सिलसिले में, और हमने उस पर जांच कराई। कब्रों का इशू था, कब्रें बेची जा रही थीं। 1 लाख और 1.5 लाख तक की कब्रें, 50,000 तक की कब्रों के सबूत मेरे पास मौजूद हैं कि बेची गई हैं। करोड़ों रुपया उससे वसूला गया और उसके बाद जब हमने उसमें शोकास नोटिस जारी किए और उस पर बैन लगा दिया तो मौलाना कल्बे जवाद साहब हमारे खिलाफ हो गए। यानी रिजवी साहब आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि आर्थिक अनियमितताएं थी, आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां थी जिसके बारे में आपने सवाल उठाए और यही नाराजगी की वजह है? जी जी, बिल्कुल यही नाराजगी की वजह है। भाई हमने मौलाना कल्बे जवाद साहब से तो सिर्फ हिसाब मांगा था
कि जो जिन वक्फ में वो मुतवल्ली हैं उसका हिसाब बोर्ड को पेश करें। करोड़ों रुपए का मामला है और उसमें एक भी किसी वक्त से उन्हीं ने हिसाब वक्फ बोर्ड को नहीं पेश किया। यानी आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं आर्थिक जो है धांधली है, जिसकी वजह से ये सारी फसाद की जड़ यही है। यहाँ बिल्कुल आर्थिक धांधली है। एक कब्रिस्तान बेचने की शिकायत। जी जी जी, ये कासिम साहब वो ये बराबर सारी धांधलेबाजी वसीम रिजवी साहब खुद कर रहे हैं। ये कौम को बरगलाने की बात कर रहे हैं, ये कौम को बरगलाने की बात कर रहे हैं, सारी धांधलेबाजी खुद कर रहे हैं। इनके खिलाफ करप्शन केसेस हैं, इनके खिलाफ सीबीसीआईडी के करप्शन केसेस हैं, इनके खिलाफ एफआईआर है, इनके खिलाफ गिरफ्तारी के अरेस्ट वारंट इशू हुए हैं। ये बात कर रहे हैं मौलाना कल्बे जवाद पे उंगलियां उठा रहे हैं, खुद गद्दारी कर रहे हैं कौम के साथ, खुद वक्त प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं कौम के साथ। ये बात करेंगे मौलाना कल्बे जवाद के लिए? जी वसीम साहब वो कह रहे हैं आप कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं। करप्शन का मामला ही सारा ये लोग ये पैसा कमा के देते हैं, ये पैसा कमा के देते हैं वक्फ माफियाओं को। इनको बिठाया इसलिए गया है वहां पर पैसा एक जायदादों को बेचें जी कासिम साहब पैसा कमा के अपने आकाओं को पैसा पहुंचाएं। कासिम साहब आप कह रहे हैं कि ये पैसा कमा के अपने आकाओं को बेचते हैं, ये बात आप ये इल्जाम लगा रहे हैं? जी देखिए ऐसा है कि इनके पास सिर्फ इल्जाम है, इनके पास सिर्फ इल्जाम है जो ये लगा रहे हैं और मुस्तकिल पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। सबूत है मेरे पास, हमारे पास सारे सबूत हैं। इल्जाम नहीं है, इल्जाम आप लगा रहे हैं। आप कौम के रहबर के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आप कौम के कायद के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। आप बात करेंगे, आप अपने सबूत क्यों नहीं पेश करते? सीबीसीआईडी के केसेस हैं आपके ऊपर। देखिए हमारे ऊपर सीबीसीआईडी के केस मौलाना कल्बे जवाद साहब ने में बैठ के बात करो। कल मौलाना कल्बे जवाद साहब ने हमारे पास सीबीसीआईडी के केस दर्ज कराए थे, या मुलायम सिंह सरकार, लेकिन उस सीबीसीआईडी का एफआईआर किसी के अगेंस्ट दर्ज हो सकती है। जवाद साहब सरकार है। इन्वेस्टिगेशन किसने की थी? इन्वेस्टिगेशन किसने की थी? इन्वेस्टिगेशन में क्या वो सबूत साबित हो गए? कल्बे जवाद साहब सरकार है। नहीं तो मौलाना कल्बे जवाद साहब जो इल्जाम लगा रहे हैं क्या साबित हो गया? करप्शन के ऊपर इतने केसेस हैं, आपके ऊपर अरेस्ट वारंट इशू है, आपके ऊपर अरेस्ट वारंट इशू हुए हैं। क्यों इशू हुए वो अरेस्ट वारंट? कासिम साहब अरेस्ट वारंट, कासिम साहब सवाल ये है कोई इशू नहीं हुआ है। आप लोग कौम को गुमराह कर रहे हैं। कासिम कोई साहब अरेस्ट वारंट वगैरह नहीं है हमारे पास। जो हमारे खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज हुई थी, उन 6 एफआईआर में हमारे फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। आप कौम को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपके पास सबूत अगर हो, आप कौम को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप सरकार सैयद साहब आपके पास अगर सबूत हो तो आप पेश किए, मैं आज इस्तीफा दे दूंगा। जी वो कहते हैं सबूत दीजिए। आप बताइए कहां बैठ के बात करना चाहेंगे मेरे से? कल बड़े इमामबाड़े में बैठ के बात करें? मैं सारे सबूत लेके हाथ कंगन को आरसी क्या हो, पढ़े लिखे को फारसी क्या? साहब यहीं पे इसी वक्त इसी डिबेट में आप रखिए, आपके पास सबूत हो आप उनको बताइए। वो कह रहे हैं कि आप बरगलाने का, वो कहते हैं आप बरगला रहे हैं, वो कहते हैं आप बरगला रहे हैं। आप रखिए सामने कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर नाराजगी है? क्या आप इनसे, आप वसीम रिजवी साहब से पूछिए, इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट नहीं है। आप वसीम रिजवी साहब से पूछिए कि इन्होंने वक्फ प्रॉपर्टियों में मुतवल्लियों के नाम नहीं हटाए। आप इनसे पूछिए, इन्होंने 150 से ज्यादा मुतवल्लियों के नाम काट दिए लिस्ट में। अगर जवाब दे दीजिए तो एक एक सवाल का एक जवाब दीजिए। मुतवल्लियों को आपने हटाया, आपके खिलाफ कैसे से? आप एक सवाल कीजिए, मैं एक जवाब दूंगा। आप एक सवाल कीजिए। हाँ, मुतवल्लियों को हटाया आपने, सबसे ज्यादा मुतवल्लियों को हटाना, मुतवल्लियों को बनाना, ये वक्फ बोर्ड का कर्तव्य है। और जितने मुतवल्ली हटाए गए हैं और उनमें कुछ ना कुछ कमी या कुछ ना कुछ उसमें पेचीदगियां रही थी जिसलिए उनको हटाया गया। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम ही बनाते हैं, हम ही हटाते हैं। 150 से ज्यादा मुतवल्ली में सब में कमियां थी। आप इनसे पूछिए 150 से ज्यादा मुतवल्ली थे, सब में कमियां थी। सारे मुतवल्ली चोर हैं, ये अकेले ईमानदार हैं वक्फ बोर्ड में? क्यों हटाया इन्होंने 2.5 साल तक वक्फ बोर्ड? देखिए 2.5 साल तक वक्फ बोर्ड भंग रहा है, कोई उसमें बोर्ड नहीं था। 2.5 साल तक की फाइलें थी। जब 2.5 साल की फाइलें होंगी तो 150-200 मुतवल्लियों के ऊपर फैसला लेना ये मामूली बात है। 2.5 साल की फाइलें थी, 2.5 साल बोर्ड नहीं रहा है और डिसॉल्व रहा है। ये कह रहे हैं कि आर्थिक अनियमितताएं थी। 150 मुतवल्ली सब चोर, अकेला वसीम रिजवी सही नहीं? वो कहते हैं कि आप 150 मुतवल्ली सब चोर हैं, अकेला वसीम रिजवी सही है। रिजवी साहब वो कहते हैं कि आर्थिक धांधलियां थी, आर्थिक धांधलियां भी हैं। एक जो बड़ा वजूद जो उन्होंने साफ देखिए, आर्थिक धांधलियां जो ये बात कर रहे हैं, आर्थिक धांधलियां पॉइंट आउट करें, ये एक जनरल एलिगेशन मत लगाएं। जो आर्थिक धांधलियां थी वो बताए ना क्या आर्थिक धांधलियां हैं।
हम तो गिन के बता रहे हैं ना, आप हमारे ऊपर आर्थिक दानियां बताइए कि क्या आर्थिक दानियां थी। अब हमारे मैं एक रिजवी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमारे साथ बातचीत के लिए जी एक कमेंट लेना चाहेंगे रिजवी साहब। रिजवी साहब जी जी रिजवी साहब जी एक शॉर्ट कमेंट आपका चाहता हूं मैं जी बताएं जी। ये जो आर्थिक कमेंट ये कह रहे हैं कि बार बार धांधलियां लगती रही, इन धांधलियों के बारे में, मुतवलियों के बारे में ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल स्पष्ट केस है। देखिए आप मेरी बात पूरी समझ लीजिए, पहले एक बार इनसे कहिए कि ये सुन ले मेरी बात, उसके बाद सवाल करें जी। आर्थिक धांधलियों की जो ये बात कर रहे हैं, मुतवल्लियों को हटाने की बात कर रहे हैं, मैंने आपसे अभी बता दिया कि 2 साल तक वक्फ बोर्ड नहीं रहा। जब वक्फ बोर्ड नहीं था तो फाइलें पेंडिंग थी, कुछ जगह मुतवल्लियों की वैकेंसियां हो गई थी, कुछ जगह मुतवल्लियों गलत काम कर रहे थे, उनकी शिकायतें थी, कुछ जगह मुतवल्लियों की डेथ हो गई थी, वहां वैकेंसीज थी। तो ये सारी वैकेंसीज 2.5 साल का पेंडिंग काम जब निपटाएंगे तो 150 अगर 200 मुतवल्ली हटा दिए गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज, दूसरी चीज ये कि जो वोटर लिस्ट थी, वोटर लिस्ट अलग होती है, वो 1 लाख के वक्त की होती है। कैसे आप ये कैसे कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता? आप ये जी दहलवी साहब कुछ बोलना चाहते हैं, दहलवी साहब से मैं सुनना चाहता हूं। फर्क नहीं पड़ता क्या 150 मुतवल्लियों की मौत दहलवी हो साहब गई? दहलवी साहब जी मुझको लगता है क्या 150 मुतवल्लियों की मौत हो गई 2 साल के अंदर? देखिए ये ये कैसे बात कर रहे हैं? दहलवी साहब करप्शन के केसेस करेंगे, वक्फ हमने बोर्ड आपको में सुना, फर्क सुनिए पड़ेगा। दोनों लोग बड़ा बिल्कुल फर्क सुकून पड़ेगा। ये सुनिए, कैसे वसीम कह रहे साहब हैं, सुकून फर्क देखिए नहीं पड़ता? ऐसा है, हाँ। मुझको लगता है प्रतीक ये लड़ाई जो है वो ये कैसी बात कर रहा है? अब आप सुनिए तो सही ना, आप सुनिए इसको साहब, भड़क सुनिए, क्यों रहे हैं? सुनिए, मैं सुनिए उनको हटा दिया। सुनिए तो सही। सुनिए, हाँ जी। मुझको लगता अगर है 150 मुतवल्लियों की मौत हो गई तो उनकी अब जगह अगर पर आप दूसरा सुनेंगे मुतवल्ली नहीं तो आया फिर ना, सारी बात उसको आप ही क्यों की हो नहीं जाएगी ना। आपने वोट करने का? सुनिए तो सही। नहीं कासिम साहब सुनिए हाँ, हाँ। मुझको ये लगता है प्रतीक जो हम इतनी देर ये से लोग लोगों सुनना चाहते सुन ही रहे नहीं हैं, हैं, ये इन सुनेंगे लोगों क्या? को इनके मुझको पास लगता कुछ है कि नहीं है इसमें बगैर वक्फ की बकवास के। जायदादों की हिफाजत का मुद्दा कम है हाँ, और हाँ। ये व्यक्तिगत लड़ाई ज्यादा नाक की लड़ाई ज्यादा है। मैं इसकी एक बात बताना जी, चाहता जी, हूँ, नाक की लड़ाई ज्यादा नाक लगती की है। ज्यादा मैं ये जी, जी, कहना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं इसी का मसला है। आप बिल्कुल गलत बात मत करिए, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हक की लड़ाई है, ये हक का मसला है, ये इमाम हुसैन का मसला है। बिल्कुल दलवी साहब मैं बिल्कुल व्यक्तिगत लड़ाई बिल्कुल कासिम साहब बिल्कुल कासिम साहब आपकी बात को मैं वजन रखते हुए आपकी बात का, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर वापस आते हैं। बने रहिए इसी मुद्दे पे हमारा रुख बना रहेगा। एक बार फिर आपको मुद्दे से जोड़ते हुए, लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद और यूपी के कद्दावर मंत्री आजम खान के बीच नाक की लड़ाई का अखाड़ा बन गया। पिछले कई दिनों से भूल भुलैया और इमाम बाड़ा समेत तमाम ऐतिहासिक इमारतों पर ताला जड़ दिया गया था। कल शाम शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद और उनके समर्थकों समेत गिरफ्तारी किया गया, लेकिन देर रात उनको छोड़ दिया गया और यही बहस का मुद्दा इस वक्त बना हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि क्या ये नाक का मुद्दा है, और देलवी साहब कुछ बात रख रहे थे, मैं वहीं से फिर से शुरू करूंगा। जी साहब। बिल्कुल, देखिए मेरा कहना यह है कि इस मुल्क के अंदर खुद पार्लियामेंट में कमेटी ने यह कहा कि 12,000 करोड़ से ज्यादा वक्फ जायदादें हैं, जिनमें कुछ हजार करोड़ तो खुद लखनऊ और उसके आसपास होंगी। क्या ही अच्छा होता कि हमारे सारे धर्मगुरु, कल्बे जवाद साहब का ना समर्थक ना उनका मुखालिफ, क्या ही अच्छा होता कि इसमें मुकम्मल लाए अमल के तहत हम वक्फ की बात करते। लेकिन मुझको इसलिए लगता है कि यहाँ पर ये लड़ाई जो है एक मंत्री, एक नेता, एक धर्मगुरु के बीच की नज़र आने लगी है। वसीम रिजवी साहब का मैं कहता हूँ कि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई हो तो किस तरह उनके पास आप कहते तो आजम खान के नाम आप हाँ मैं किसी का नाम लेना। मेरा कहना यह है कि अगर मौलाना कल्बे जवाद साहब को शिकायत है वक्फ बोर्ड से, वक्फ एक्ट ये कहता है, वक्फ सबसे पहले वक्फ जो है वो पार्लियामेंट एक्ट के तहत बनता है, और उसमें एक चीज़ ये कि अगर वसीम रिजवी पे ये जुर्म साबित है तो जो बाकिया मेंबर है वो यानी वो अभियोग लेके आए और अभियोग तक भी इनको हटाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये कि इस चीज को सड़कों पे आने के बजाय हमको बातचीत के जरिए मसले का हल करना चाहिए, सड़कों के बजाय व्यक्तिगत ना बनाइए। आप ये देखिए मैं मौलाना की बात की तारीफ करता हूं, मगर आप ये बताइए डेमोक्रेसी के अंदर हमारे पास क्या राइट है? हम अपनी बात को डेमोक्रेसी के अंदर कैसे उठाएंगे? हम लगातार इस बात को उठाते रहे, हमारी बात को जब नहीं सुना गया तो हमें मजबूर होकर सड़कों पर आना पड़ा। नहीं मुझे बताइए, शिया वक्फ बोर्ड में और मेंबर नहीं, वो सारे मेंबर ईमानदार आप अपनी मनमानी कराएंगे। मैं कहता हूं अगर बेईमानी हुई है, हम सब साथ खड़े हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर अगर चोर चकारी बन बैठे हुए हैं, उसका नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसको जाती लड़ाई बनाने के बजाय इसको कानूनी तौर पर कर दिया गया। आपके खिलाफ करप्शन के केसेस थे, आप दोबारा से कैसे वापस आए? और ये कैसे वापस आए आप दोबारा? एक बार बर्खास्त होने के बाद करप्शन के केसेस आपके ऊपर लगे, संगीन आरोप आपके पास हैं, सीबीसीआईडी के पास सारे आपके पास अरेस्ट वारंट आपके लिए इशू हुए हैं, और आप बात करें मौलाना कल्बे जवाद की, क्या करेंगे? मौलाना कल्बे जवाद सरकार तो नहीं है, गिरफ्तार नहीं करेंगे? गिरफ्तार तो सरकार करेगी, आपको क्यों नहीं करती सरकार आपको गिरफ्तार?
क्यों सरकार आप देखिए, आप गलत बात कर रहे हैं। कोई अरेस्ट वारंट मेरे पास नहीं है, कोई मेरा अरेस्ट वारंट मेरे खिलाफ नहीं है। मेरे ऊपर 6 केसेस मौलाना कलबे जवाद साहब ने दबाव बना के दायर कराए। वारंट हुए सारे डिस्ट्रिक्ट में, सारे एसपी को वो वारंट ऐसा है ना, और मेरे पास 6 केसेस में बाइज्जत बरी होने के सबूत मौजूद है। वसीम रिजवी साहब फरार हैं, इनको गिरफ्तार करिए। मेरे पास अगर मेरे ऊपर अगर मेरा कोई वारंट है, अगर मेरा कोई वारंट है तो मुझको गिरफ्तार कर लिया जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। नहीं कासिम साहब यहाँ पे ये बड़ा संगीन आरोप है। ये कासिम साहब आप बहुत संगीन बात कर रहे हैं, इंडियन पूरे टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन के सामने कह रहे हैं कि इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। आप ये बात कह रहे हैं, अगर है तो वहीं पे गिरफ्तार होना चाहिए इनको। ये बात आप कह रहे हैं कासिम साहब? बिल्कुल वारंट है, आप कहिए, मैं दिखा सकता हूँ। आप दिखाइए, अगर है तो इनको वहीं पे गिरफ्तार होना चाहिए। इनके मैं जहां बैठा हुआ हूं, मैं यहां से जाऊंगा नहीं। अगर मेरे खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है तो मुझको यहां से अरेस्ट कर लिया जाए। गिरफ्तारी का वारंट है, प्लीज इश्यू ऑन द नेशनल टेलीविजन एंड आई अपील टू द यूथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड द पुलिस कि काइंडली अरेस्ट द वसीम रिजवी ऑन हिज डेथ। ये लोग जो है, ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, कोई अरेस्टिंग का वारंट नहीं है। ये सिर्फ पब्लिक को गुमराह करके रोड पे ला रहे हैं। असल में ये सियासी पार्टियों के एजेंट है। रिजवी साहब ये सियासी पार्टियों के एजेंट है। उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश सरकार है वो चल रही है, विकास कर रही है, मुद्दा बनाए हुए है। ये जवाब दीजिए रिजवी साहब, जवाब दीजिए। हाँ, ये मुद्दा बड़ा है। किस बात का बताइए? ये कह रहे हैं आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। अभी दिलवी साहब ने भी कहा और अभी कासिम साहब आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि अगर ये गिरफ्तारी का वारंट है तो क्या है, चीज जो है दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तो गिरफ्तारी का अगर वारंट मेरा है तो ये जिले के एसएसपी से बात करे, वो मुझे अरेस्ट कर ले। गिरफ्तारी का वारंट है ही नहीं मेरे पास। जो 6 मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज कराए गए थे, उन 6 मुकदमों में आजम खान इनको सपोर्ट कर रहे हैं, गुलाम सिंह इनको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, आप कासिम साहब कह रहे हैं, आप कासिम साहब ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके ऊपर मंत्री जी का हाथ है, इस वजह से गिरफ्तारी नहीं है। अरे एफआईआर तो मौजूद होगी, मंत्री जी का हाथ होना ना होना क्या, अगर किसी के ऊपर हुकूमत का हाथ हो, क्या अगर वो क्राइम करता है तो क्या पकड़ा नहीं जाता? मैं कासिम आपसे पूछना चाहता हूँ। कासिम साहब, मैं आपके बड़े अदब और एहतराम से एक बात पूछना चाहता हूँ। पकड़ा जाएगा, पुलिस पकड़ेगा। सुनिए कासिम साहब, क्यों पुलिस एक्शन नहीं ले रही इनके खिलाफ? सैयद कासिम साहब सुनिए, मैं मौलाना कलबे जवाद साहब का बहैसियत एक मजहबी शख्सियत उनका पूरा अदब और एहतराम रखता हूँ, लेकिन आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली में कोई तहरीक होती है तो उनको वहां पर सिर्फ कांग्रेस का एक मुस्लिम लीडर क्यों नजर आता है? यूपी में अगर तहरीक होती है तो वहां पे उनको सिर्फ एक मुस्लिम लीडर क्यों नजर आता है? इस लड़ाई को जाति क्यों बनाते हैं? दिल्ली की सड़कों पे भी आके दिल्ली साहब, ये मसला इस वक्त सियासत में जहां तक पावर कॉरिडोर है उत्तर प्रदेश के, वहां पर यह मुद्दा बेहद गर्म है और मंत्री से लेकर तमाम वक्फ बोर्ड की तमाम संपत्तियों पर भी और तमाम जो वहां पे वक्फ बोर्ड में तमाम पदाधिकारी उनके बीच में यह मसला बेहद गर्म है। निश्चित तौर से सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए और सरकार को साफ तौर से सामने आना